हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। सभी साथियों का कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए डे बाय डे नई नई क्लासेज लेके हाजिर रहता है और नई नई क्लासेज में नया नया मैटर के साथ में है जो यूजीसी नेट में आने वाले फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण क्लासेज हैं, वो आपके लिए जो है हर दिन लेके आता है। कल हमने चर्चा की थी, जो है फर्स्ट पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने यहाँ पे चर्चा की थी अपनी कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अपना थोड़ा टाइम है वो टाइम टेबल थोड़ा चेंज करना पड़ा अपन को, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज है उसके लिए जो स्टूडेंट है वो सर्वोपरि है कि उनका जो भी है जो भी उनकी क्वेरीज है, जो भी वो कहना चाहते हैं, वो बेशक अपना जो है विचार रख सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज, उनकी क्लासेज है प्रॉपरली रूप से यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। और अब लगातार कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज काफी लोगों की है जो पसंद बनता जा चुका है। जो हमने पीछे जो क्लासेज की है वो भी काफी लोगों की पसंद बनती जा चुकी है। और उम्मीद है कि जो आप सभी जो रेगुलर स्टूडेंट क्लास ले रहे हो, उनके अलावा भी जो है क्लास ले रहे हैं कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे, उनसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि हमारे जैसे ही क्लास है अपलोड होगी, जैसे ही क्लास चैनल पे होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप बढ़िया शानदार तरीके से, जिंदाबाद तरीके से आप इसका आनंद ले सकोगे। तो सभी से विनती है। और साथ में ही ये भी विनती है आपसे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे बने हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में उनसे विनती है कि मैंने है जो देखा था एक किसी चैनल पे, मैंने एक क्लास में मैं जाके देखा था कि क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स का कितनी क्या संख्या रहती है और क्या मैटर पढ़ाया जाता है अन्य जो चैनल्स हैं उन पे। तो मेरे जाने का मतलब यही था कि जब दो चैनलों के मध्य कंपैरिजन करेंगे, मतलब दो के मध्य कंपैरिजन करके ही अपन बेहतर दे सकते हैं। क्योंकि बिना कंपैरिजन के है, अब मैंने तो आपको सीधा सा फंडा ये भी बताया था कि भौगोलिक चिंतन, जैसा कि अपन अपना जो चल रहा है भौगोलिक चिंतन, इसमें दो भूगोल वेताओं में कंपैरिजन करवा दो, दो भूगोल वेताओं के कंपैरिजन कर दो, आपको फैक्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टिप्स पे हो जाएंगे वो सारे। और मैंने तो आपको बेहतरीन तरीके से जो पीछे यूनानी अरब रोमन भूगोल वेता हैं करवा दिए थे, पुनर्जागरण काल करवा दिया था आपको शानदार तरीके से। अन्य किसी चैनल पर आपको ऐसे है बैक टू बैक देखने को नहीं मिलेगा और इतने शानदार तरीके से हर एक एंगल से मैंने समझाने का जो है प्रयास किया है आपको यहाँ पे, कि हर एक तरीके से आपको समझाया जाए, आपको समझ में आए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप इनको रटो रटो रटो, रटने की प्रवृत्ति का मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कैसे टिप्स पे कराऊं, कैसे आपको इनका है जो सही आंसर देना है, किस प्रकार आपकी जो कंफ्यूजन होती है एग्जाम में बैठने पर कि क्वेश्चन आ गया उसका आंसर किस आधार पर देना है, मैंने हर एक टाइप से आपको करवाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये जो है हमारे जो पीछे सेशन हुए वो बड़े शानदार अच्छे लगे हैं आपको, आपने इनको लाइक किया है, खूब इंजॉय किया है, आनंद लिया है क्लासेस का। तो मैं बता रहा था कि मैंने किसी पे एक चैनल पे देखा था मैंने जाके, तो वहां पे क्या चल रहा था, थॉट की थोड़ी शुरुआती हुई थी, शुरुआती दौर में क्या हुआ था, उनकी थोड़ी हेडिंग बता दी और फिर दूसरी बुक स्टार्ट कर दी, दूसरी बुक की थोड़ी है उसके बारे में बता दिया, फिर तीसरी बुक स्टार्ट कर दी। ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ ये भ्रमित करने का कार्य है, भ्रमित किया जा रहा है आपको बस। मुझे एक बात बताओ कि जब तक आप है रेगुलर पूरी यूनिट नहीं पढ़ोगे तो आपका कौन सा मैटर क्लियर हो जाएगा वहां से क्लास लेने से। और क्लास भी है 40 मिनट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, क्योंकि 40 मिनट में आप कितना अध्ययन कर पाओगे ये डिपेंड करता है। या तो 40 मिनट में आप है ऐसे ही क्लास किसी क्लास में है चले गए, रूस को देख लिया, 40 मिनट गई आपकी और फिर अगले ने वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं कराया, और ऐसे आपकी 40 मिनट करते करते आपके कितने सारे घंटे हैं, कितने सारे दिन हैं ऐसे वेस्टेज है जो चले जाएंगे। क्योंकि जो है ये है
अपनी एग्जाम है, कभी भी हो सकती है, मतलब कभी भी, मतलब 2-3 मंथ बाद में, कभी भी दिसंबर में। अपन को है मैटर अपने पास में ज्यादा है, यूनिट्स 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स मतलब विस्तार है उनका बहुत ज्यादा। अपन को स्मार्ट रूप से पढ़ने की जरूरत है। ऐसे 40-40 मिनट किसी चैनल पे गंवा कर है अपन कुछ भी है अपन को हासिल नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये है कि जो करंट अफेयर्स की क्लासेज कई हैं चैनल्स वालों ने लगा रखी है, तो मैं आपसे है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि पीछे जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, जो लास्ट फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जो अभी उनका रिजल्ट जो है आना स्टार्ट हो गया है, उनके किसी भी प्रतियोगी या आप भी अगर आपने एग्जाम दी है तो आप ये देख लो कि एग्जाम उसकी पहले पोस्टपोन्ड हो गई थी 1-2 बार, और फिर करंट अफेयर्स है वो कहाँ से पूछा गया था वो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा करंट अफेयर्स है पढ़ने की जरूरत है, जो अब का पढ़ने की जरूरत है या आज से जो है एनटीए लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मतलब आज से 2-3 मंथ पहले का पढ़ने की आपको जरूरत है। क्योंकि इतनी तो समझ आप में ही है, आपने पीजी करी है, आप हाई एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हो, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हो, तो आपको इतनी जो है ये तो आपकी खुद की है कैपेसिटी है, माइंड की, सोच पाते होंगे आप तो इतना भी कि जो है एंटी है वो पेपर पहले बनाता है। पेपर कभी भी अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो इस पेपर को सेव रखता है वो अपने पास में, और वही एग्जाम करवाएंगे। जैसे फर्स्ट पेपर का हुआ था, पेपर पहले बन चुका था, करंट अफेयर्स जो आए थे वो पहले के आधार पे आए थे। लोग है जो स्टूडेंट्स हैं वो लग गए कि अब करंट अफेयर्स आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, और अब वर्तमान के करंट अफेयर्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आई था, और पहले के करंट अफेयर्स में तो आपको समझने की है देरी है। आप जो करंट अफेयर्स की क्लासेज लेते हो उनमें आप एक एक घंटा गवाते हो, मॉर्निंग का जो टाइम है या इवनिंग में कभी भी आप है जो क्लासेज अनेक चैनलों पे लेते हो, तो उसमें आपको वो टाइम गवाने की जरूरत नहीं है। उसमें करंट अफेयर्स में से तो केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, उसको आप 40 मिनट दे रहे हो, और यहाँ पे क्या है 10 जो है क्वेश्चन है आने वाले हैं, 20 मार्क्स के आने वाले हैं, या अन्य कहीं भी आपकी किताब है या बुक है उसमें आप एक चैप्टर क्लियर करते हो, वहां से अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो वो 40 मिनट में 2 तो आपके वैसे ही हो जानी है। और वो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी जब तक एग्जाम होगी तब तक चलेगी, और आप देख लेना करंट अफेयर्स में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वहां से आपको मिलेगा वहां से 0, या तो क्वेश्चन आएंगे नहीं वहां से, और आएंगे तो पहले के पूछे जाएंगे क्योंकि एनटी ने पेपर पहले ही बना लिए है। उनकी रणनीति पहले की रहती है, वो ऐसे नहीं कि हाँ फॉर्म भरा दिया और अब है अब पेपर बनाएंगे, उनका पेपर पहले ही है वो तैयार हो चुका है, उनके विशेषज्ञों ने पेपर तैयार कर लिया है, और उनका टाइपिंग है वो सब कुछ कंप्लीट है, बस उनको तो एग्जाम करवानी है, सेंटर ढूंढने हैं, और उनका जो है परफॉर्मा है एग्जाम का वो संपूर्ण तैयार है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने जो टाइम है उसको मैनेजमेंट करना सीखिए, शानदार तरीके से स्मार्ट रूप से आपको पढ़ना है, तभी आप है अन्य जो स्टूडेंट्स है 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं उनमें से आप टॉप में आ पाओगे। चलो आज की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार जो है महत्वपूर्ण भूगोलवेता है हम्बोल्ट है। जो हम्बोल्ट महोदय है उनका जो भूगोल में योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा जो है लास्ट क्लास में हमने तो आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल अपने शुरुआत की थी। तो उसमें मैंने बताया था कि 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के मध्य है जो आधुनिक का शास्त्रीय काल चला था। इसमें जर्मनी का विशेष योगदान रहा क्योंकि वहां पे भौगोलिक अनुसंधान लेख ग्रंथ है या वैज्ञानिक भूगोल की स्थापना हुई थी वहां पे। इस समय वैज्ञानिक रूप से भूगोल को विकसित करने का, वैज्ञानिकता प्रदान करने का भूगोल का जो है श्रेय 3 भूगोलवेता हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल, और ये तीनों भूगोलवेता है आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनको तीनों की स्पेशल क्लास है, और विशेष तौर से हम्बोल्ट महोदय है ये आपको आगामी है जो आप किसी भी कॉलेज लेक्चर हो, स्कूल लेक्चर हो या जेआरएफ हो, इसकी जो तैयारी कर रहे हो आगामी क्लासेस के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अब करवाने जा रहा हूं जो हम्बोल्ट महोदय जिनका योगदान और उनकी पुस्तकें, उनका संपूर्ण विवरण यहाँ पे करवाऊंगा मैं, एक एक है तथ्य फैक्ट करवाऊंगा, बढ़िया शानदार तरीके से करवाऊंगा। और इसमें बताया गया कि हम्बोल्ट रिटर ने आधुनिक भूगोल की नींव रखी। तो आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? हम्बोल्ट और रिटर को कहा जाता है। और मैंने ये बताया था कि पूछा था आपसे क्वेश्चन, किसी ने है कमेंट नहीं किया आप लोगों ने। आप इतने आलसी भी मत बनो कि आप कमेंट भी नहीं करो किसी क्वेश्चन का, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो वो फैक्ट आपको याद रहेगा, रिवाइज रहेगा, उस आधार पे आपको कमेंट करना चाहिए। क्योंकि
आप है कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक, तो आपको ऐसे याद नहीं रहेगा कि वहां पढ़ा था वहां पढ़ा था, आपको ऐसे याद रहेगा कि सर ने बताया था कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक है हम्बोल्ट और रिटर को कहा जाता है। और उसी समय पूछा था कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तब हमने कमेंट किया था कि हेकेटियस को भूगोल का पिता है जो कहा जाता है, यूनानी भूगोलवेता हेकेटियस है उसको भूगोल का जो है पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार मैं यही कहना मेरा मतलब यही है कि आपको कमेंट करना चाहिए ताकि आपकी जो है माइंड से जो गलत है आपकी डाटा फीड हुआ है वो निकले। कैसा भी हो, आपको कैसे भी आ रहा हो वो आपको कर देना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आइए चलते हैं आज हम्बोल्ट महोदय की तरफ। जो महान भूगोलवेता हम्बोल्ट हुए हैं और उनकी महत्वपूर्ण कृति कॉस्मोस है, उसी के आधार पर हमने चैनल का जो नाम रखा है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज है, आपके लिए भूगोल की संपूर्ण तैयारी है जो लेके आया है और निशुल्क और उत्तम शिक्षा है जो लेके आया है। तो हम्बोल्ट महोदय आज हम पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जिनका पूरा नाम था। तो हम्बोल्ट महोदय को एक बार आप देख लीजिए, ये हम्बोल्ट महोदय अपने जो भूगोलवेता हुए हैं, महान भूगोलवेता, आधुनिक भूगोल का संस्थापक हुए हैं, जो हम्बोल्ट महोदय हैं ये। आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में, जो है क्या क्या इनका योगदान मिलता है, इनकी जीवनी क्या है। इसे विज्ञानों का सम्राट, जो विज्ञानों का जो सम्राट है, महान है जो है भूगोलवेता या महान व्यक्ति विज्ञानों का, विज्ञानों में जो साइंस है उसमें इन्होंने योगदान दिया। नया अरस्तु, अब अरस्तु से ध्यान में आ रहा होगा आपका, फादर ऑफ साइंस, विज्ञान का पिता अरस्तु, टेलियोलॉजिकल विचारधारा, मीटियोलॉजी का पुस्तिका इत्यादि आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया नया अरस्तु। अब ये फंडा क्या है, आप पूछोगे सर ये क्या चीज हो गया, नया अरस्तु क्यों कहते हैं इसको, पुराना अरस्तु तो था हमने पढ़ा था लेकिन नया अरस्तु क्यों कहते हैं। तो अरस्तु का जितना योगदान उसमें था प्राचीन काल में, जो पहले हैं अरस्तु का योगदान मिलता था विज्ञान में, फादर ऑफ साइंस की उपाधि उनको मिलती थी, उसी प्रकार आधुनिक काल में जो है विज्ञानों का सम्राट इसको कहा गया है, इसलिए इसको उपाधि दी गई है अरस्तु की, और वो भी कहा गया है नया अरस्तु। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इसके उपनाम है, अन्य नामों से इसको जाना जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक कौन है, हम्बोल्ट। या तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे हम्बोल्ट और रिटर, अगर आ गए तो आपको है हम्बोल्ट ही करना है, पहले प्राथमिकता हम्बोल्ट को देनी है। नए युग का प्रारंभ करता, कि जो नया युग है आधुनिक युग का है, इसकी शुरुआत करता या प्रारंभ करता कौन है, हम्बोल्ट महोदय। पुराने युग के अंत का प्रतीक, जो पुराना युग चल रहा था उसके अंत का प्रतीक, कि हम्बोल्ट के आने से पहले जो पुराना युग था वो समाप्त हो गया था और नए युग का है जो प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नए युग का प्रारंभ करता और पुराने युग के अंत का जो है प्रतीक है, हम्बोल्ट महोदय को जो कहा जाता है। अब इसके यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला है, विज्ञानों का सम्राट। अब जब क्वेश्चन आ जाए कि विज्ञानों का सम्राट किसे कहा जाता है, विज्ञानों का सम्राट कौन है, तो आपको क्या बताना है, विज्ञानों का सम्राट है जो हम्बोल्ट महोदय। और इसके आगे है जो नया अरस्तु किसे कहा जाता है, जो नया अरस्तु की उपाधि किसको मिली है, तो मिली है हम्बोल्ट महोदय को। आधुनिक भूगोल का संस्थापक, आधुनिक भूगोल का संस्थापक कौन है, हम्बोल्ट। नए युग का प्रारंभ करता और पुराने युग के अंत का प्रतीक कौन है, ये भी हम्बोल्ट। चलिए चर्चा करते हैं इनके आगे, इनका क्या क्या योगदान और मिलता है भूगोल में। हम्बोल्ट मुख्यतः भूगर्भ शास्त्री था, कि जो हम्बोल्ट महोदय हुए हैं अपने, वो मुख्यतः है प्रमुखतः है वो क्या थे, भूगर्भ शास्त्री थे। भूगर्भ की जो जानकारी लेने में इनको जो है इनका महत्वपूर्ण है, जो इनकी रुचि भी थी और उनको योगदान भी था उसी में क्षेत्र में, और इन्होंने काम भी किया था इस क्षेत्र में। जिसने जलवायुवेता वैगनर के साथ भी कार्य किया, मतलब भूगर्भ शास्त्री था, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का अध्ययन करने वाला भूगोलवेता था, लेकिन इसने जलवायुवेता यानी जलवायु विज्ञान में, इसने भूआकृति विज्ञान में तो इसने योगदान दिया ही दिया, साथ में जलवायु विज्ञान है, जलवायु वेत्ता जो वेगनर हुए हैं, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा सारे कि इसने किस प्रकार है, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, और ये जलवायु वेत्ता भी था, हुआ था वेगनर, एक महान भूगोलवेता हुआ था जिसने जलवायु वेता वेगनर के साथ भी काम किया। मतलब भूगर्भ शास्त्री था लेकिन जलवायु वेता जलवायु विज्ञान में भी इसने है वेगनर के साथ में काम किया था। हम्बोल्ट का जन्म जर्मनी की बर्लिन शहर में हुआ था,
कि जो हेम्बोल्ट महोदय है उसका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के जो बर्लिन शहर है वहां पे इसका जो है जन्म हुआ था। अब यहाँ पे आ गया आपका गाइड पढ़ोगे या आप बुक पढ़ोगे या आप मेरे चैनल पे देख रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, या आपकी इच्छा है कि दूसरे चैनल पे जाके देखें कि सर कितना पढ़ा रहे हैं, रो कितना पढ़ा रहे हैं, तो आप बेशक देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है। और अन्य जो और चैनल्स हैं जो आपको जो है भ्रमित करने वाले हैं उनका जो है चैनल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जर्मनी की बर्लिन शहर, आप कहोगे कि सर जर्मनी की बर्लिन शहर नहीं, गाइड में तो दूसरा दे रखा है, जिसमें बुक में दूसरा दे रखा है, सर वो टीचर हुए हैं उन्होंने दूसरा बताया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज तक न तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जर्मनी में हुआ था हम्बोल्ट का जन्म, और यहाँ से आपका मामला जो है सेट हो जाता है यहाँ पे ही कि जर्मनी में हुआ था। आगे आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कौन से शहर में कौन से में नहीं हुआ था। आइए चर्चा करते हैं आगे इसकी। उसकी शिक्षा फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय, जो है हम्बोल्ट की शिक्षा हुई थी फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय और गोटिंजन या गटिंजन विश्वविद्यालय में हुई। दो विश्वविद्यालय मुख्यतः थे जो जिनमें शिक्षा हुई थी हम्बोल्ट की स्कूली उस शिक्षा हुई थी। फ्रैंकफर्ट और गटिंजन, ये दो आपको विश्वविद्यालय ध्यान में रखना है। एक और नाम आता है विश्वविद्यालय का फ्रीबर्ग में, वह है प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक वार्नर का शिष्य रहा। जो फ्रीबर्ग है विश्वविद्यालय है उसमें भूवैज्ञानिक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हुए हैं वार्नर। प्लेट विवर्तनिकी में भी जिनका योगदान मिलता है वार्नर महोदय का, जो भू आकृतिक विज्ञान में है या भूवैज्ञानिक हुए हैं वार्नर, उनका शिष्य रहा था। अब यहाँ पे दो भूगोलवेत्ता की चर्चा हो गई कि जलवायुवेत्ता वेगनर के साथ में काम किया हम्बोल्ट ने, भूवैज्ञानिक वार्नर का शिष्य रहा, मतलब इसके है जो है साथ में काम किया है इन्होंने या इनके साय में रहकर इन्होंने शिक्षा जो है ग्रहण की थी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। हम्बोल्ट अपने आप को महान यात्री कहता था, कि हम्बोल्ट कहता था कि मैं एक महान यात्री हूं और मेरा लक्ष्य है कि यात्राएं करके संपूर्ण विश्व की अनेक यात्राएं करके वहां से जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं, जो भी जानकारी मेरे पास में आ रही है उनको है एक व्यवस्थित रूप से मैं है भूगोल में शामिल करूं और विश्व के सामने है उसको प्रस्तुत करूं ताकि संपूर्ण विश्व है उसके बारे में अवगत हो सके। इस प्रकार कहा था कि मुझे है यात्रा की जरूरत है और मैं एक महान यात्री हूं क्योंकि मैंने लगभग यात्राएं की है। कैप्टन कुक के समान महान यात्री बनना चाहता था, कि हम्बोल्ट है कैप्टन कुक के समान महान यात्री बनना चाहता था। अब यहाँ पे तीसरा है, एक और आ रहा है खोजी यात्री है तीसरा। पहला वो आया था वेगनर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का है दिया था उन्होंने, यह है जलवायुवेत्ता वेगनर। एक भूवैज्ञानिक वार्नर आ गया। अब कैप्टन कुक आ गया। पुनर्जागरण काल का जो खोजी यात्री हुआ है कैप्टन कुक, अंग्रेजी नौसेना में एक अधिकारी थे, इन्होंने यात्राएं की थी लगभग। और कैप्टन कुक कौन था? जिसने ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको जब कैप्टन कुक पढ़ाया था तो इसकी संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ाई थी। अब ये खोजी यात्री मेरे पढ़ाने का यही एकमात्र है उद्देश्य था। पुनर्जागरण में क्वेश्चन कम आते लेकिन उद्देश्य यही था। अब ये हुआ था कि हम्बोल्ट ने, मैं बोल देता मतलब पीछे का जो पुनर्जागरण काल में अगर मैं नहीं पढ़ा था और मैं बोल देता कि कैप्टन कुक के समान महान यात्री बनना चाहता था, अब आपके दिमाग में आ जाता कि सर कैप्टन कुक कौन है आ गया या तो नया आ गया, कौन है कैप्टन कुक, आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने क्वेश्चन का पहले ही समाधान कर दिया। बस यही फर्क है अपने जो कॉस्मोस यूजीसी परिवार क्लासेज में जो रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लास होती है, कि मैंने आपकी पिक्चर पहले ही क्लियर कर दी। कैप्टन कुक एक महान खोजी यात्री हुए थे, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका की यात्रा की थी और काफी सारी इन्होंने यात्राएं हैं जो की थी। अंग्रेजी नौसेना जो अधिकारी था, तो मैंने आपकी जो इसके बारे में संपूर्ण पिक्चर पहले क्लियर कर दी। तो अब आपको सीधा सा बस इतना याद रखना है कि कैप्टन कुक के साथ समान है महान यात्री कौन बनना चाहता था? हम्बोल्ट बनना चाहता था। और कैप्टन कुक है इसने ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की क्या की खोज की थी। हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की 64,000 किलोमीटर की, जो दक्षिणी अमेरिका है साउथ यूएस से है, उसकी 64,000 किलोमीटर यानी कि लगभग 40,000 मील यात्रा है दक्षिणी अमेरिका की थी। और तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 26,000 किलोमीटर की, उत्तरी अमेरिका की कितनी की 26,000 किलोमीटर या 16,000 मील की जो है यात्राएं किसने की थी? हम्बोल्ट महोदय ने की थी। इस प्रकार उसने उत्तरी अमेरिका
वह दक्षिणी अमेरिका की कुल 90,000 है किलोमीटर या 56,000 मील की यात्राएं की थी। आपको बस यही ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की टोटल उसने 90,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। जिसको मील में कन्वर्ट करें तो 56,000 लगभग मील, 56,000 मील है उसकी उन्होंने यात्रा की थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह भी एक महान यात्री हुई है। किसकी तरह यात्री हुए हैं? कैप्टन कुक की तरह हुए हैं। किसकी तरह यात्री हुए हैं? इब्न बतूता की तरह यात्री हुए हैं। इब्न किसकी तरह यात्रा हुए हैं? मार्को पोलो की तरह यात्री हुए। अब मैंने यहाँ पे यात्रा शब्द आ गई, यात्री शब्द आ गया, और मैंने आपको कैप्टन कुक ये भी यात्री हुआ था अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया खोज की। इब्न बतूता अरब जगत का, मार्को पोलो कितनी सारी यात्राएं की थी इसने। जो मार्को पोलो है इटली का निवासी था मार्को पोलो। इसने लगभग है संपूर्ण विश्व की इसने यात्राएं की थी। मतलब कितने हैं, तभी मैं कहता हूं कि पीछे का जो आपका नॉलेज है उसको आगे की नॉलेज से आप जो जोड़ोगे ना, तब है आपका जो सारा मैटर है, सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको जो भी सारा फैक्ट है पीछे का जो रिवाइज होता जाएगा। अब यहाँ पे कैप्टन कुक आ गया, इब्न बतूता आ गया, मार्को पोलो, 3 भूगोल बताओ नाम आपके आगे। अब बताओ कि आपको ट्रिप्स पे हुई है कि नहीं हुई है। हम बोल्ट के साथ में अपने कितने भूगोल बताओ टच कर लिया। पहले अपने ने क्या किया था? जलवायुवेत्ता वेगनर को टच किया था। फिर अपने क्या किया था? भूवैज्ञानिक वार्नर को किया था। फिर अपने खोजी यात्री कैप्टन कुक को किया था। फिर हमने इब्न बतूता अरब जगत का मार्को पोलो कर लिया था। फिर मार्को पोलो खुद को अपन ने कर लिया था। मतलब 6 जो है यात्री या भूगोलवेत्ता हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनको अपन अकेले है इसके साथ में कंपैरिजन कर लिया ताकि अपन पढ़ रहे हैं ये और क्लियर हो रहे हैं, पीछे के सारे रिवाइज हो रहे हैं। बस यही फर्क है। रेगुलर बेसिस पे हमारे कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस में बने रहने का आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे जो है शिक्षा देखने को मिलेगी, उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अपनी इन यात्राओं के दौरान की हम्बोल्ट जो भी यात्राएं करता था, हम्बोल्ट ने जितनी भी यात्राएं की थी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की 90,000 किलोमीटर की इसने यात्रा कर ली थी, और अन्य भी जो है देशों की इन्होंने यात्राएं की थी। उन यात्राओं में वह क्या करता था? 48 प्रकार के जो उपकरण साथ लेके चलता था। अब ये आपको ध्यान में यही रखना है, यहाँ से 48 प्रकार के उपकरण आपको ध्यान में रखने हैं कि वो कितने उपकरण साथ में लेके चलता था। 48 उपकरण है वो साथ में लेके चलता था। कौन चलता था? हम्बोल्ट चलता था। कब चलता था? जब वो यात्रा पर निकलता था। अब 48 प्रकार के उपकरण कौन कौन से हैं, उसमें जो भी मुख्य है उनका जो कार्य है उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। जिसके माध्यम से वायुदाब का मापन कि जो 48 प्रकार के उपकरण क्या काम आते थे, वो उनके माध्यम से वायुदाब का मापन, कि वायुदाब का मापन किया जाता है कि कहां पे वायुदाब अधिक है, कहां पे वायुदाब जो है कम है। पवनों की दिशा, कि पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही है, कैसे मानसून जलवायु को प्रभावित करती है पवन, और है कौन सी है गर्म क्षेत्रों से आ रही है, कौन सी ठंडे क्षेत्रों से आ रही है, उनकी क्या दिशा रहती है, कब वो दिशा परिवर्तित करते हैं इत्यादि है। पवनों की दिशा जो यंत्र है वो भी था। अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर पता चलता था उन यंत्रों से। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसका पता चलता था। चट्टानों का सर्वेक्षण करते थे तब वो यंत्र काम में आते थे। वायुमंडल का तापमान जब देखना हो तब यंत्रों का प्रयोग होता था। पादपों की जातियां हैं, कितने प्रकार की पादप है, कौन कौन सी जातियां हैं, तब है जो है उनको जो यंत्र है ये काम में आते थे। अब ये यंत्र कितने थे? 48 थे। किस किस काम में आते थे? वायुदाब का मापन करने में, पवनों की दिशा ज्ञात करने में, अक्षांश देशांतर ज्ञात करने में, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है किसी पर्वत पहाड़ की, या अपन समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, चट्टानों का सर्वेक्षण करने के लिए, वायुमंडल का तापमान ज्ञात करने के लिए, पादपों की जातियों का पता लगाने के लिए इत्यादि जो कार्य हैं उनके लिए उनके जो 48 प्रकार के जो यंत्र हुए हैं वो काम में जो है आते थे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं उनका जलवायु से संबंध है आदि का अध्ययन, मतलब पादपों की जातियां कौन कौन सी है और उनका जलवायु का जो संबंध है उनका अध्ययन है 48 प्रकार के यंत्र से हम्बोल्ट महोदय करते थे। अब नेक्स्ट है जो अपना उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित थे। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो है इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पूछने वाले हैं उनकी थोड़ी है आपको जानकारी अवगत कराता हूं कि कौन कौन से क्या क्या नाम था, कौन कौन से यंत्र थे उनके पास में। पहला यंत्र है साइनोमीटर। जो पहला यंत्र है उसका क्या नाम है? साइनोमीटर।
इससे क्या होता था, आकाश का नीला रंग मापने हेतु, कि आकाश का नीला रंग मापने का कार्य कौन करता था, साइनोमीटर, जो उनके पास यंत्र था। सेकंड आता है क्वाड्रेंट यंत्र। जो सेकंड यंत्र है 48 में से जो महत्वपूर्ण यंत्र है क्वाड्रेंट यंत्र, ये क्या काम आता था, सूर्य ग्रहण के समय उसकी ऊंचाई का कोण मापने हेतु। जब सूर्य ग्रहण हो रहा है, अभी हुआ था थोड़े दिन पहले 21 जून को, जब है सूर्य कर्क रेखा पे आया था, तब सूर्य ग्रहण हुआ था। और सूर्य ग्रहण में क्या हुआ था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अपना है उपग्रह है चंद्रमा, वो आ गया था, तो सूर्य ढक गया था एक तरह से। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में। अब जैसे ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब इस पे क्या हुआ था, जो है आधे जो है संपूर्ण भाग पर है। अब जैसे सूर्य से छोटा है चंद्रमा, तो इतने भाग पे क्या हुआ था, जो है वो चंद्रमा इस पे छा गया था। अब इसकी जो बाहरी जो है कोर है, किनारा किनारा इस पे दिखता था अपन पृथ्वी को, पृथ्वी से किनारा किनारा दिखा था, और अर्ध चंद्राकार दिखा था, कभी संपूर्ण दिखा था, जो कोरोना बोलते हैं जिसको, अर्ध चंद्राकार, या जो है उसके जो रिंग आकृति दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से क्या था कि सूर्य ग्रहण के समान उसकी ऊंचाई का जो कोण मापने का कार्य कौन करता था, क्वाड्रेंट जो यंत्र है उनका करता था। बैरोमीटर क्या था, बैरोमीटर है पर्वतों की ऊंचाई मापने हेतु, जो पर्वत है उनकी कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, उनकी है ऊंचाई मापने के लिए बैरोमीटर काम में लिया था। फोर्थ है थर्मामीटर, थर्मामीटर का भी जो है उपयोग करता था। ट्रफ कंपास है, ट्रफ कंपास आपने है, आप पीजी या हाई एजुकेशन तक आए हो तो आपने है यूजी में, पीजी में या भूगोल में जब प्रैक्टिकल कार्य किए हैं, तब आपने ट्रफ कंपास देखा होगा कि एक उसकी जो है सुई होती है, नोक होती है, और उत्तर दिशा को वो निर्धारित करती है, उस पे मैग्नेटिक चुंबक लगी हुई होती है। वो है, उसको जब उसके ऊपर स्क्रू लगा होता है उसको ढीला करते हैं, तो वो सुई है उत्तर दिशा की तरफ जाती है। उससे हमें पता चलता है कि उत्तर दिशा कौन सी तरफ है। ट्रफ कंपास उसी को कहते हैं, वही है ट्रफ कंपास। फिर है थियोडोलाइट, जो एक यंत्र है थियोडोलाइट है, उसको वो भी अपने जो है साथ में लेके चलता था हमबोल्ट महोदय। थियोडोलाइट का तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप पीजी करके आए हो, पीजी में आपने प्रैक्टिकल कार्य किया है थियोडोलाइट से। उससे आपने है जो सर्वेक्षण कार्य किया है थियोडोलाइट से, तो आपको सब उससे अवगत हो। थियोडोलाइट क्या है, ट्रफ कंपास क्या है, थर्मामीटर क्या है, बैरोमीटर बता दिया आपको, क्वाड्रेंट यंत्र और साइनोमीटर मैंने आपको बता दिया है। फिर है हम्बोल्ट पहला व्यक्ति था जिसने क्रोनोमीटर, कि हम्बोल्ट है पहला व्यक्ति था जिसने क्रोनोमीटर, देशांतर मापन यंत्र, जो यंत्र है एक देशांतर मापन की सहायता से देशांतर क्या ज्ञात किया, कि पहला ऐसा भूगोलवेत्ता, ऐसा व्यक्ति जिसने क्रोनोमीटर की सहायता से है देशांतर ज्ञात करने का जो है कार्य है, किसने किया था, हम्बोल्ट महोदय ने जो किया था। आज इसके बाद में जो है अपन चर्चा करते हैं हम्बोल्ट के जो ग्रंथ है उनके बारे में, और हम्बोल्ट के ग्रंथ अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट की क्लास में। आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाने को मिलेगा। एक बार अपन रिवाइज करते हैं कि आज अपन ने क्या पढ़ा था, क्योंकि रिवाइज होना जरूरी है हर एक चीज का। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विज्ञानों का सम्राट नया अरस्तु, क्योंकि साइंस से संबंधित था तो नया अरस्तु बोल दिया। आधुनिक भूगोल का संस्थापक, उसने योगदान दिया था, तो नए युग का प्रारंभ करता, मतलब नया युग का शुरुआत इसने की थी, और पुराने युग चला गया था, इससे आने से पहले अंत का प्रतीक है, ये था हम्बोल्ट। फिर है जलवायुवेत्ता, वेगनर के साथ में काम किया, जन्म जर्मनी में हुआ, फ्रैंकफर्ट और गटिंजन विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा हुई। फ्रीबर्ग में भूवैज्ञानिक जो है वार्नर के साथ में इसने इसका शिष्य रहा, उसका वार्नर महोदय का। फिर कैप्टन कुक के समान महान यात्री बनना चाहता था इसने लगभग संपूर्ण विश्व की यात्रा की थी। अब विश्व की यात्रा कितनी की थी इसने, 90,000 है किलोमीटर या 56,000 मील की यात्रा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, केवल उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की थी। संपूर्ण विश्व की माने तो इसने काफी सारी यात्राएं जो की थी। अब ये आती यात्राओं के दौरान 48 प्रकार के जो उपकरण साथ लेकर ये अपने चलता था, जिसमें क्या होता था कि वायुदाब का मापन करना हो तो तुरंत कर सकता है, पवनों की दिशा ज्ञात कर सकता है, अक्षांश देशांतर निर्धारण कर सकता है, समुद्र तल से ऊंचाई कर सकता है, चट्टानों का जो सर्वेक्षण है, किस प्रकार की चट्टानें हैं, कौन सा काल है चट्टानों का, कालखंड क्या है, कौन सी उपजाऊ चट्टानें हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे अपन। गुयाना चट्टानें उर्वरक का स्रोत थी। ऐसे हम्बोल्ट ने ऐसे ही भविष्यवाणी की थी कि इस चट्टान में है सोना चांदी है, आभूषणों के भंडार मिलेंगे,
और वो उसकी बात है वर्तमान में सही सिद्ध हो रही है कि वहां पे खजाना मिला है, बहुत बड़ा भंडार मिला है खनिजों का। क्योंकि उसने तो अपने सर्वेक्षण के आधार पे बताया था, लेकिन वर्तमान में क्या है, जो यंत्र है उनका भी आविष्कार हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके आधार पर जब उनको खोजा गया, हम्बोल्ट के ग्रंथ को पढ़कर खोजा गया उनको कि हाँ क्या पता हम्बोल्ट की बात सही सिद्ध हो, और कितनी काफी सारे वर्षों के बाद में उसकी बात सही एकदम सही हुई है। फिर पादपों की जाति है, उनका जलवायु से संबंध, फिर इनमें यंत्र बताया था, साइनोमीटर बता दिया, क्वाड्रेंट यंत्र मैंने बताया था, बैरोमीटर बताया था, थर्मामीटर, ट्रफ कंपास और थियोडोलाइट बता दिया था, और क्रोनोमीटर की सहायता से देशांतर ज्ञात किसने किया था, हम्बोल्ट महोदय ने है जो क्या ज्ञात किया था क्रोनोमीटर की सहायता से देशांतर। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो है ये सेशन बहुत ही शानदार अच्छा लगा होगा, और मैंने जो कहा था शुरुआत में क्लास में, मैंने आपको आपका टाइम टेबल सेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे जो टिप्स आपके लिए है उपयोगी है, तो उन पे अमल जरूर कीजिएगा। आप सोचिएगा जरूर है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। या तो आप ऐसे ही 40-40 मिनट गवाते रहोगे, या 40 मिनट में आप महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ से प्राप्त करोगे। तो अपने साथियों को भी चैनल के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को पता नहीं है अपने चैनल के बारे में। अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, उन पे डालिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके, वो भी आपकी वाई वाई कर सके कि हाँ यार मेरा वो फ्रेंड था और उसने मुझे ऐसे चैनल पे ले जाके छोड़ा जिसने मुझे है भूगोल में है बहुत कुछ सिखाया है, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए मुझे बहुत कुछ मैटर उपलब्ध गया है। उनकी क्लासेज है प्रॉपरली होती है, रेगुलरली क्लास होती है, और उन्होंने है जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में ही दूसरी यूनिट स्टार्ट होगी। वरना मैं चाहता हूं कि आपकी एनसीईआरटी करवा दूं 6 से 12th क्लास तक, आपकी जो है ऐसे यूनिट्स करवा दूं। अब फिजिकल इंडिया तो हर कोई पढ़ा देता है, मैं उनको नहीं करवाना चाहता, मैं करवाता हूं उनको, क्योंकि आप अगर पिछली एग्जाम आपने दी है तो आपको पता है कि फिजिकल से कितने क्वेश्चन आप है आए थे और कितने मार्क्स फिजिकल से आपने प्राप्त किए थे। जबकि जो अन्य यूनिट्स है, राजनीतिक भूगोल हो, अधिवास भूगोल हो, परिवहन भूगोल हो, प्रादेशिक भूगोल हो, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल हो, आर्थिक भूगोल हो, कृषि भूगोल हो, ऐसे जो भी जितनी भी यूनिट्स है, जो हिडन यूनिट्स हैं, उनमें से कितने सारे क्वेश्चन आए थे, कितने सारे सिद्धांतों से सीधा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। वो यूनिट पढ़ाने का मेरी रणनीति है, और आपसे सुझाव ले लिया जाएगा जब अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा टाइम तो लगता है यूनिट को कंप्लीट कराने में, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन की आपको एक बार पढ़ लो, उसके बाद में आपको पढ़ने की कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़े। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अन्य चैनल से भटक रहे हैं, उनको भी आप है एक बार मैसेज कर दो कि एक बार विजिट करें कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज का। आपके जो है विश्वास पे खरा उतरेगा ये जो अपना जो कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज है वो। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के बाय, बने रहिए ऐसे अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के साथ में। और उम्मीद है कि आप है जो सेशन का शानदार तरीके से आनंद लेते हैं। धन्यवाद।